हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 11वीं का अध्याय 11, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था पराशरण विसरण। आज पढ़ेंगे हम लोग मूल दाब सिद्धांत, रूट प्रेशर थ्योरी। इस सिद्धांत को प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने सन 1916 में दिया था, जिसमें मूल दाब वह दाब है जिसके द्वारा मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल परिरम पेरिसाइकिल की स्फीति कोशिकाओं से जाइलम वहिकाओं में विसरित होता है। क्या बोल रहा है कि जो मूल रोम होते हैं, रूट हेयर जो होते हैं, ऐसे जो जड़ होता है उसमें ऐसे छोटे 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 धागेनुमा संरचना पाई जाती है। उसमें क्या होता है, जो जल अवशोषित होता है, तो जल अवशोषित जो होता है उसमें क्या जल अवशोषित होता है वो क्या करता है, पेरिसाइकिल की स्फीति कोशिकाओं टर्गिट कोशिकाओं से जाइलम वाहिकाओं से विस्तृत होता है। जाइलम वाहिकाएं जो होती हैं उसमें विस्तृत होता है तथा कुछ दूरी तक ऊपर चढ़ता रहता है। क्या होता है कि कुछ दूरी तक ऊपर चढ़ता है। लेकिन विभिन्न प्रयोगों से यह पता चला कि जल जो होते हैं वो पौधे में जड़ से ऊपर की ओर चढ़ता है। मूल दाब जो होता है लगभग 2 एटमॉस्फेयर होता है, जिससे जो जल होता है 2 ATM होता है, जिसमें जो जल होता है जो 60 से 70 फीट की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ सकता है। जबकि पेड़ से इससे काफ़ी ऊंचे अर्थात 416 फीट तक की ऊंचाई वाले पेड़ भी पाए जाते हैं। रसारोहण जो होता है उसके लिए 13 से 20 एटमॉस्फेयर दाब के उत्पन्न होने की जरूरत होगी। ठीक है, अतः मूल दाब से शाखीय और छोटे पेड़ों में ही पानी चढ़ सकता है। इतना ही नहीं, गर्मी के दिनों में तेजी से पानी ऊपर चढ़ता है। गर्मी के दिन में क्या होता है, जो पानी होता है वो तेजी से ऊपर चढ़ता है, लेकिन गर्मी में मूल दाब सबसे कम होता है। अनेक शंकुधारी जो पौधे होते हैं उनमें मूल दाब उत्पन्न नहीं होता। जो इस टाइप का कोनिफर्स वाला प्लांट जो होता है उसमें क्या होता है, मूल दाब नहीं उत्पन्न होता है। मूल दाब जो होता है वो मूल रोम परासरण द्वारा मृदा से जल का अवशोषण करते हैं। मूल दाब जब स्टार्ट होता है तो जो मूल रोम होते हैं, रूट सेयर जो होते हैं, उसके द्वारा जो जल होता है उसको अवशोषित करते हैं। यह जो जल होता है वो मूल रोम से जड़ के बाह्य त्वचा से ऊपर, उसके जो बाह्य त्वचा, ये जो सेल है उसका जो बाह्य त्वचा होता है, एपिडर्मिस जो होता है, उस एपिडर्मिस के वलकुट कॉर्टेक्स वाले क्षेत्र से क्या होता है, कॉर्टेक्स में जो पेरेंट काइमा वाला क्षेत्र होता है ये होता है एपिडर्मिस, फिर एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स होता है। तो ये कॉर्टेक्स में जो पेरेंट काइमा वाला जो सेल होता है वहाँ से कोशिकाएं जो होती है वो टारगेट पैसेज के साथ बाहर निकलती है। ठीक है, स्थिर हो जाती है। स्फीति की जो मृदुतक कोशिकाएं जो होती हैं वो फूल जाती है और शिथिल में चिपक जाती हैं। दोनों ही दशा में वलकुट जो होते हैं मृदुतक कोशिकाओं के एक प्रकार का दबाव उत्पन्न करती है, जिसको क्या बोलते हैं, मूल दाब बोलते हैं। मूल दाब का प्रायोगिक प्रदर्शन अगर करेंगे तो कांच की ट्यूब विधि से मूल दाब का प्रायोगिक प्रदर्शन कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे कि गमले में लगा टमाटर का पौधा लेंगे, जिसमें बाल्सम अथवा ब्रायोफाइलम का पौधा और तेल। ठीक है, ये हो गया आवश्यक सामग्री। विधि क्या है कि जो लगा टमाटर है, टमाटर लगा रहता है, बाल्सम अथवा अजूबा का पौधा लेकर प्रातःकाल तने को मिट्टी से 5 से 8 सेंटीमीटर ऊपर से काट देते हैं। जो तना है उसमें खांच बना देते हैं 5 से 8 सेंटीमीटर तक। अब तने के कटे भाग को रबर की नली के द्वारा एक कांच की नली में, देखो ये है कट, यहाँ से कट कर दिए, फिर रबर की नली, जो तना होता है उसको, तने को क्या करेंगे 5 से 7 से 8 सेंटीमीटर के ऊपर से काट देते हैं। अब जो तने का जो कटा वाला भाग होता है उसमें रबर की नली के द्वारा एक कांच की नली जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, रबर की नली के द्वारा कांच की नली जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पे रबर की नली द्वारा कांच का नली जोड़ दिए। अब क्या होता है कि जो जल की सतह होती है वो कांच की नली में दिखाई दे। अब इसमें इतना जोड़ देते हैं, अब इस नली में इतना रंगीन जो जल डालते हैं, कलरफुल वाटर डालते हैं, जिससे क्या होता है जो जल की सतह होती है वो कांच की निचली सतह पर दिखाई दे। अब कांच की नली में 1-2 बूंद तेल डाल देते हैं। जो कांच का नली होता है उसमें क्या डाल देते हैं, 1-2 बूंद तेल डाल देते हैं, जिससे कांच की नली का जल क्या हो, वाष्पीकरण ना हो। जल की ऊपरी सतह पर कांच का एक चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार तैयार उपकरण को कुछ घंटों के लिए ठंडे व नम छायादार स्थानों पर छोड़ देते हैं, भाग पे छोड़ देते हैं। कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं कि जो कांच की नलिका होती है उसके अंदर रंगीन जल आने के कारण जल के स्तर में वृद्धि हो जाती है। जो कांच का जल होता है इसमें रंगीन जल आने के कारण क्या होता है, वो जल की मात्रा जो है वो वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन देखते हैं, परिणाम रिजल्ट देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कांच की नलिका में जो जल का वृद्धि हो रहा है इसका प्रमुख कारण जो है वो मूल दाब के प्रभाव के कारण कांच की नलिका में जल का प्रवेश होता है। जब मूल दाब होता है उसके कारण कांच की नलिका में जल का प्रवेश। फिर है प्रयोग 2, मैनोमीटर द्वारा विधि द्वारा मूल दाब का प्रदर्शन। मैनोमीटर विधि द्वारा क्या होता है कि एक अच्छी तरह सिंचित गमले में लगा जो टमाटर होता है ना, देखो ये जो टमाटर है उसमें क्या करते हैं, टमाटर का पौधा लगा होता है, उसमें मैनोमीटर और उसके साथ लगी एक कांच की नलिका और स्टैंड लेते हैं, रबड़
लेते हैं, ट्यूब, चाकू, धागा आदि लेते हैं। आवश्यक सामग्री में क्या क्या लेंगे, एक बालसम अथवा टमाटर का पौधा लेंगे, उसके बाद मैनोमीटर लेंगे, उसके साथ एक कांच की नलिका लेंगे, नलिका स्टैंड लेंगे, रबर ट्यूब लेंगे, चाकू, धागा लेंगे। अब इसका विधि देखते हैं। इस प्रदर्शन का विधि क्या होगा कि सर्वप्रथम गमले में लगे जो पौधे होते हैं उसको तने को मिट्टी से 5 से, जैसे ये तना है ना, ये यहाँ पे मिट्टी में लगा हुआ है, तो इससे क्या करेंगे, इसको छोड़ के 5 से 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काट देते हैं। तने के कटे हुए भाग से रबड़ की नली एवं धागे की सहायता से, जो तना का कटा हुआ भाग है वहाँ पे रबड़ की नली जो होती है और धागे की सहायता से चित्रानुसार एक मैनोमीटर फिट कर देते हैं। इस मैनोमीटर को क्या करेंगे, स्टैंड पर स्थिर करके संपूर्ण उपकरण को कुछ घंटे के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद जो रिजल्ट होता है उसको नोट करते हैं, अवलोकन करते हैं और उसमें देखते हैं कि जो मैनोमीटर में पारे का तल है ना, ये मैनोमीटर जो है उसमें पारे का जो तल है, ये क्या हो गया, ये मैनोमीटर, इसमें पारे का जो तल है वो क्या हो गया, ऊपर हो जाता है। मैनोमीटर में पारे का तल का वृद्धि हो जाता है। इसका प्रमुख कारण मूल दाब के प्रभाव के कारण तने के कटे हुए भाग से जल का जमाव होता है। यह मूल दाब 5 एटमॉस्फेयर तक एटीएम तक पाया जाता है। फिर है जल का ससंजन तथा वाष्पोत्सर्जन व अपकर्षणवाद। इस सिद्धांत को डिक्सन जॉली सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसे डिक्सन एवं जॉली ने सन 1894 में दिया था। यह जो सिद्धांत है सबसे ज़्यादा मान्य है। इसमें क्या है कि जल के अणुओं के बीच एक सशक्त आकर्षण व खिंचाव का तीव्र बल कार्य करता है। जो जल का अणु होता है वो एक दूसरे को अपने पास खींचते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ससंजन बल। जल के अणुओं में आपसी खिंचाव तथा ससंजन शक्ति इतनी अधिक होती है कि दो कण किसी भी हालत में एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, अलग नहीं हो सकते। इसी प्रकार वाहिकीय भित्तियां एवं जल के अणुओं के बीच जो आकर्षण होता है उसको क्या बोलते हैं, वाहिकीय भित्तियां। वाहिनिकाओं के बीच जो भित्तियां होती है और उनमें जल के बीच जो आकर्षण होता है उसको बोलते हैं आसंजन बल। ससंजन एवं आसंजन बल के कारण क्या होता है, जाइलम में जल की निरंतरता जड़ से पत्ती तक बनी रहती है। पौधों की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण जल का वाष्प के रूप में निष्कासन होता है। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन के कारण जल की कमी हो जाती है, जिसके कारण जल पत्तियों की शिराओं के जाइलम कोशिकाओं से परासरणीय प्रक्रियाओं के तहत खींचा जाता है, अथवा अर्थात वाष्पोत्सर्जन के कारण जल के लिए खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसे क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन का पुल कर्षण कहते हैं। ठीक है, वर्षण। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों की कोशिकाओं में परासरणीय दाब का कितना होता है, 30 ATM होता है। इसका मान जो होता है उस पर उतना होता है। फिर ठीक है, 20 ATM दाब ही जो होता है वो 4 से 16 फीट तक की ऊंचाई के पौधों में रसारोहण करने में सक्षम है। अगर किसी पौधे का ATM जो है, मूल दाब जो है वो 20 ATM है, तो क्या होगा, 4 से 16 फीट की ऊंचाई तक पौधों में रसारोहण हो सकता है। रसारोहण का वाष्पोत्सर्जन, ससंजन एवं तनाव सिद्धांत। कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने आपत्ति रही कि वायु के बुलबुले प्रवेश होने से जल का स्तंभ जो होता है वो टूट जाता है। जैसे जल के अणु जो एक दूसरे को खींचते रहते हैं ऊपर, अगर वहाँ पे वायु आ गया, एयर आ गया, तो क्या होता है, उनके बीच जो इंट्रैक्शन होता है वो टूट जाता है। लेकिन वाहिकीय तत्व ट्रैकरी एलिमेंट्स का जल बने रहने के कारण, भित्तियों में गर्त होने के कारण अगर कुछ रास्ते बंद भी हो तो जल की निरंतरता बनी रहती है। जो जल होता है, आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं पे थोड़ा सा अवरोध आता है तब भी क्या होता है, जो जल होता है वो कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है ना, उसको भी भेद कर आगे बढ़ता है और ऊपर चढ़ता है। रसारोहण के क्रम में जल एवं विलय लवण से 1 से 6 मीटर प्रति घंटे की दर से ऊपर चढ़ते हैं। अधिक तेज गति से वाष्पोत्सर्जन होने पर रसारोहण की जो दर होती है 40 से 50 मीटर प्रति घंटा की दर से भी हो सकती है। अगर वाष्पोत्सर्जन तेजी से होता है तो जो रसारोहण की दर होती है वो उसकी वाष्पोत्सर्जन की दर जो होगी अधिक होगी, तो रसारोहण का जो दर है वो तेज हो सकता है। यह आवृत बीजों में नग्न बीजियों की तुलना में तेज गति से होता है। किसमें होता है, आवृत बीजियों में नग्न बीजी की तुलना में तेज गति से। रसारोहण के समस्त वादों का पुनरावलोकन करने में यह बात सामने आता है कि केवल वे क्रिया ही महत्वपूर्ण है जो पत्तियों में मेसोफिलिक अर्थात मध्योतक कोशिकाओं के विसरण दाब न्यूनता DPD को बढ़ाने का कार्य करते हैं। विसरण दाब न्यूनता में अगर वृद्धि होती है तो जो रसारोहण की दर है वो भी क्या होगी, उसमें भी वृद्धि होगी। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का प्रायोगिक प्रदर्शन। कांच की एक लंबी नलिका लेंगे, रबड़ की नलिका लेंगे, कांच की लंबी नलिका, उसके साथ रबड़ की नलिका, पारा, स्टैंड, बीकर और ताजी कटे पौधे का शाखा।
विधि देखेंगे, कौन सा प्रोसीड्यूर है। एक छोटे पौधे के जड़ को जड़ सहित उखाड़ लेंगे, एक छोटा सा पौधा लेंगे जिसको जड़ के सहित उखाड़ लेंगे, उसकी जड़ों को क्या करेंगे, साफ कर लेंगे अच्छे से। फिर अब इसे कार्क की सहायता से शीशे की एक पतली नली में भर कर फिट कर देते हैं। फिर एक कांच की जो नली होता है उसको धीरे से उसमें डाल के फिट कर देते हैं। उसके बाद उस नली के दूसरे सिरे पर क्या लगा देते हैं, पारा युक्त बीकर में डुबो देते हैं। ये देखो 2 सिरा हुआ तो एक सिरे को क्या करेंगे, पारा युक्त बीकर में डुबो देंगे। जोड़ों को वायु रुद्ध करने के उपकरण है तो धूप में रख देते, तब कुछ घंटे के बाद पारा जो होता है वो नली में ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस प्रयोग से यह बात सिद्ध होता है कि वाष्पोत्सर्जन के खिंचाव के कारण रसारोहण की क्रिया जो होती है वो तेज होती है। परिणाम जो है, पारे के तल में वृद्धि हो जाने से इसका प्रमुख कारण है कि पत्ती युक्त प्ररोह या शाखा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन के कारण खिंचाव ज्यादा होता है। फिर है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या है कि पौधों के द्वारा जो अवशोषित जल होता है उसमें से 5 से 10% जो जल होता है वो उनकी विभिन्न उपापचय क्रियाओं के द्वारा उपयोग किया जाता है। बाकी जो 90% जो जल होता है वो पौधों के वायवीय भाग द्वारा जल वाष्प के रूप में निकल जाता है। पौधे के वायवीय भाग द्वारा जल का वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन का प्रायोगिक प्रदर्शन, इसके लिए क्या करेंगे, वाष्पोत्सर्जन के प्रदर्शन के लिए एक गमले में लगा हुआ सिंचित पौधा लेते हैं। गमला तथा उसकी मिट्टी को पॉलीथीन से अच्छी तरह बांध देते हैं। जो गमला लेते हैं उसको क्या करेंगे, गमले में लगा हुआ सिंचित पौधा लेंगे, अच्छा वाला साफ पौधा लेंगे गमला, तथा उसकी मिट्टी को क्या करेंगे, पॉलीथीन से बांध देते हैं। जो गमला होता है उसको नीचे से पॉलीथीन से बांध देते हैं ताकि मिट्टी या गमले से पानी का वाष्पीकरण ना हो पाए। अब गमले को धूप में क्या करेंगे, कांच के प्लेट की या टेबल पर रखकर उसके बड़े के कांच के जार से ढक देते हैं। इस प्रकार से ये देखो, इसको प्लास्टिक से बांध दिए, उसके बाद इसको कांच के बर्तन में रखे, उसके बाद इसको कांच से ढक दिए। ठीक है, कांच के जार से ढक दिए। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर बेल जार मध्य के ग्रीस का परत लगाकर उपकरण को वायु रोधक कर देते। ग्रीस का परत लगा देंगे तो जो वायु रोधक हो जाएगा उसमें वायु प्रवेश नहीं कर पाएगा, एयर। 4 से 6 घंटे के पश्चात 4 से 6 घंटे के पश्चात क्या करेंगे, अवलोकन करते हैं कि बेल जार के जो शीर्ष हिस्से हैं उसमें आंतरिक सतह पर जल की संघनित बूंदें दिखाई देती हैं, जो कि यह साबित करती है कि पौधे के वायवीय भाग जो होते हैं वो जल वाष्प के रूप में पानी का निष्कासन अर्थात वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण में अंतर क्या होता है, इवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन। जल की अतिरिक्त मात्रा जो होती है वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर की जाती है। मान के चलो ये पत्ती है तो इस पत्ती में ऐसे डॉट डॉट बूंदे की जो निकलता है उसको बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इसको ये क्या होता है, इस क्रम में सूर्य की ऊर्जा का उपयोग जल वाष्प के रूप में परिवर्तन हेतु परिवर्तित होता है। अर्थात वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वो जैविक क्रियाशीलता पर आधारित एक प्रकार की वाष्पीकरण की ही क्रिया है। परंतु वाष्पीकरण की क्रिया पौधों के मुक्त सतह से होती है, कहीं से भी हो सकता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कुछ विशिष्ट प्रकार के संरचनाओं जैसे कि रंध्र, वात रंध्र, लूप त्वचा, छाल के द्वारा ही संपन्न होती है। दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है, जैविक क्रिया होता है, जबकि वाष्पीकरण जो होता है वो भौतिक क्रिया होता है। वाष्पोत्सर्जन में केवल सजीव पौधे में ही होता है, जबकि वाष्पीकरण जो होता है वो निर्जीव और जदयु दोनों प्रकार के पौधों में पाया जाता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है ये पौधों के वायवीय भाग में स्थित विशिष्ट रचनाओं जैसे कि रंध्र, उपत्वचा, छाल के माध्यम से होता है, जबकि वाष्पीकरण की क्रिया पौधे की किसी भी सतह से हो सकता है। वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः रक्षक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि वाष्पीकरण जो होता है रक्षक कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि इसके कारण निष्कासित होने वाले जल से खिंचाव उत्पन्न होता है। निष्कासित जो जल होता है उससे क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। इसके फलस्वरूप हानि हुए जल के अवशोषण की भी पूर्ति हो जाती है, जबकि वाष्पीकरण में जो पानी का हानि होता है, लॉस होता है, उसको पूर्ति नहीं कर सकते। वाष्पोत्सर्जन में वाष्प दाब, विसरण दाब, परासरण दाब जैसे विभिन्न प्रकार के बल क्रियाशील होते हैं, जबकि इसमें इस तरह के इसमें क्या होता है, भौतिक बल की क्रियाशील नहीं होते। फिर नेक्स्ट है आपका वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। वाष्पोत्सर्जन जो होती है वो क्रिया पौधों के किस भाग से होगी उसके आधार पर वाष्पोत्सर्जन को अलग अलग प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, फिर है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, फिर है वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या है कि वाष्पोत्सर्जन की वह प्रक्रिया जिसमें रंध्र के द्वारा संपादित होती है उसे क्या बोलते हैं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह संपूर्ण वाष्पोत्सर्जन के 80 से 90% तक का भाग का प्रतिनिधित्व करता है। फिर है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। इसमें क्या होता है, पौधों के जो तने और पत्ती की सतह होती है, जो पौधा होता है उसका जो तना है उसके बाद दूसरा जो पत्ती होता है उसके सतह में पाया जाता है क्यूटिकल। तो क्यूटिकल कहते हैं, है ना, उसको क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह जो होता है उपत्वचा जो होता है उसके माध्यम से यह कुल वाष्पोत्सर्जन का 9 से 10% भाग को
विसर्जित करता है। ठीक है, फिर है वातरंध्रीय लेंटिक्युलर ट्रांसपायरेशन। वातरंध्र की सहायता से होने वाले वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाते हैं? वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वातरंध्र जो होता है परिचर्म के निर्माण के तरह में बनता है तथा यह कुछ फलों फ्रूट्स की भित्तियों में भी पाया जाता है। इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन द्वारा 0.1% टू 0.1% जल वाष्प का विसरण वायुमंडल में होता है। ये है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो स्ट्रोमेटा के माध्यम से होता है। ठीक है, फिर है छाल वाष्पोत्सर्जन। इस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन छाल के द्वारा होता है। यह बहुत कम से दर में संपादित होता है, लेकिन छाल के विशाल क्षेत्र के कारण इसकी दर का मान कुल वाष्पोत्सर्जन के मान से 0.5% होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल की हानि इस प्रकार से शो कर सकते हैं हम लोग। वाष्पोत्सर्जन पर प्रभाव डालने वाले कारक बाह्य कारक हो सकते हैं और आंतरिक कारक हो सकते हैं। तो बाह्य कारक क्या होता है? वायुमंडल की आर्द्रता। अगर आर्द्रता कम होती है तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा और वायुमंडल की आर्द्रता का वाष्पोत्सर्जन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर तापमान अधिक होगा तो अपेक्षित आर्द्रता कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होती है, अर्थात तापमान वाष्पोत्सर्जन के रूप को दर को प्रभावित करता है। फिर है प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस समय रंध्र खुले रहते हैं या वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। अंधेरे में रंध्र बंद होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है वो कम हो जाती है। फिर है वायु के स्थिर होने के कारण पत्तियों से निकली वाष्प जो होती है, वायु जब स्थिर होता है तो पत्तियों में जो निकली वाष्प होती है उसके आसपास एकत्रित होती रहती है, तो ऐसी स्थिति में वाष्पोत्सर्जन सामान्य रूप से धीरे धीरे होती रहती है। वायु के बहने की गति के अनुसार वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है बढ़ जाती है, क्योंकि वायु के प्रवाह के साथ पत्ती की सतह उसके आसपास स्थित जल वाष्प का जल वाष्प जो होता है उसमें क्या होता है? रंध्र बंद होने से वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है। फिर है वायुमंडल दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दाब के प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। दाब अगर बढ़ जाता है तो वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है तथा वायुमंडल का दाब कम हो जाने से वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है। फिर है CO सांद्रता, CO2 सांद्रता। अगर वातावरण में CO की सांद्रता अधिक होती है तो रंध्र जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता। फिर उपलब्ध मृदा जल, भूमि में उपस्थित प्राप्त जल है उसकी कमी के कारण जल जो होता है वो कम अवशोषित होता है, इससे वाष्पोत्सर्जन दर भी कम हो जाता है। अगर प्राप्त जल अधिक हो तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है। आंतरिक कारक क्या क्या है? बाह्य त्वचा के ऊपर जो क्यूटिन का मोटा परत होता है उससे क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन कम होता है। अगर रंध्र गड्ढे में है तो गड्ढे में होने से वाष्पोत्सर्जन कम होता है। बाह्य त्वचा जो है उनमें अगर रोग की उपस्थिति है तो मोटी परत हो जाएगी तो उससे वाष्पोत्सर्जन कम होगा। जल की कमी होने से पर्ण मध्योतक जो होता है उसमें कमी होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। जब ठंडी आता है, कम तापमान होता है तो पतझड़ या पत्तियों की अनुपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। आकार में अगर पत्ती छोटा होता है ना, तो उससे भी क्या होता है या फिर पतला होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी आता है। आंतरिक जल की स्थिति, अगर पौधों के शरीर में आंतरिक रूप से जो कोशिकीय जल की कमी होती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी होती है। वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है, उसका एडवांटेजेस या लाभ देखेंगे तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है पत्तियों में चूसड़ दाब को बढ़ाता है, जो इससे मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण जो हो वो शूट एपेक्स की ओर बढ़े, ठीक है, तेजी से हो। इस प्रकार से फलस्वरूप पौधे के शरीर में तापक्रम क्या होता है? संतुलित रहता है, क्योंकि ताप का उपयोग करके जब ताप का उपयोग होता है तो जल जो होता है वाष्प में बदलने के लिए उपयोग कर लिया जाता है, अर्थात इसके कारण पौधों में गर्मी से बच जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन जो होता है खनिज लवणों के अवशोषण एवं परिवहन में भी मदद करता है। जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो उससे क्या होता है कि जो खनिज लवण जो होते हैं उनका भी अवशोषण होता है और परिवहन होता है तेजी से, ठीक है। इससे पौधों की कोशिकाओं में रासायनिक पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे फल जो होते हैं वो मीठे होते हैं और अच्छे होते हैं, ठीक है। मतलब जो फलों का टेस्ट जो होता है या फिर वो मीठा होगा या खट्टा होगा वो विशिष्ट हो जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है। अगर अब वाष्पोत्सर्जन से हानियां देखेंगे तो अगर बहुत ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होगी तो पौधे में पानी की कमी हो जाएगी और पौधा मर जाएगा। दूसरा है कि मरुद्भिद पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए क्या होता है, अनेक संरचनात्मक रूपांतरण करने पड़ते हैं जिससे उनकी महत्वपूर्ण जो ऊर्जा है वो लॉस ना हो, है ना, खत्म ना हो। अधिक वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है वृद्धि को निरोधित करती है। वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा तो वो जो पानी है उसका उपयोग करके वो पौधा बढ़ नहीं पाएगा, जिससे उसका क्या होगा, वृद्धि जो होगा कम होगा। लगभग 90 से 95% अवशोषित जल जो होता है वाष्पोत्सर्जन के कारण वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है, अतः इसे बड़ी मात्रा में अवशोषण खर्च की गई जैविक ऊर्जा यूं ही व्यर्थ हो जाती है। उपयुक्त लाभ हानि के अवलोकन करते हुए कर्टिश नामक वैज्ञानिक ने वाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक बुराई, ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी एविल की संज्ञा दी है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की जो दर, वाष्पोत्सर्जन जो है वो पौधों के लिए जरूरी तो है, लेकिन उसके जैविक जो महत्व है या फिर जैविकी जो क्रियाएं हैं उनका ह्रास है, वो उनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा का व्यय हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिंदु श्रावण या उद्गरण घटेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है।
जल रंध्र जो होते हैं पत्तियों पर क्या होता है, पत्ती का जो साइड साइड होता है, किनारा या फिर पत्ती का जो सतह होता है उसमें क्या पाया जाता है, शिखर जो होता है, जैसे ये हो गया साइड साइड, इसका जो टॉप में हो गया, इसमें क्या होता है, जल जो होता है वो बूंदों के रूप में स्रावित होता है। इसको क्या बोलते हैं, बिंदु स्रावण बोलते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु स्रावण। यह क्रिया तब होती है जब अधिक मात्रा में जल अवशोषण हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा जल का अवशोषण हो जाता है और वाष्पोत्सर्जन हो रहा होता है, या फिर कम मात्रा में वाष्पोत्सर्जन हो रहा होता है, तो क्या होता है, पत्तियाँ जो होती है वो छोटे छोटे बूंद के रूप में पत्ती के किनारों पर दिखाई देती हैं। वातावरण में अगर आर्द्रता तथा मिट्टी में जल भरपूर मात्रा में होता है तब यह क्रिया होती है। उदाहरण है कोलोकेसिया, नास्टरसियम, पिस्टिया, टमाटर आदि पौधों में गटेशन की क्रिया दिखाई देती है। रंध्र एवं जल रंध्र में अंतर क्या होता है, जो रंध्र होते हैं पत्तियों के संपूर्ण सतह पर तथा वायवीय तनों में होते हैं, जबकि जल रंध्र जो होते हैं वो पत्तियों के किनारों पर पाए जाते हैं। रंध्र जो होते हैं आंतरिक वायु गुहिका में खुलते हैं और जल रंध्र जो होता है वो सिरा के शीर्ष पर खुलते हैं। रंध्रों से होकर जल विलय की मात्रा बाहर निकलती है और बिंदु स्रावित जल के साथ विलयों की कुछ मात्रा बाहर निकलती है। बिंदु स्रावण की प्रक्रिया, बिंदु स्रावण जो होता है वो जाइलम वाहिकाओं में धनात्मक मूल दाब उत्पन्न होने से होता है। बिंदु स्रावण जो होता है वो जल रंध्र या जल छिद्रों के द्वारा होता है। प्रत्येक जल रंध्र में एक बड़ा छिद्र होता है जो कि खुलने बंद होने की क्षमता रहित रक्षक कोशिकाओं से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है, प्रत्येक जो जल रंध्र में क्या होता है, जो जल रंध्र क्षेत्र जो है उसमें क्या होता है, बड़ा छिद्र होता है जो खुलने और बंद रहने की क्षमता रहित रक्षक कोशिकाओं से घिरा रहता है। छिद्र के नीचे एक बड़ा वायु गुहा होता है, एयर कैविटी होता है, जिसे वायु अवकाश या वायु कोश के चारों ओर से पतली भित्ति वाले स्पंजी मृदुतक कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे क्या बोलते हैं, इपीथेम कहते हैं। क्या बोलते हैं, इपीथेम। ये क्या होता है, इस प्रकार का दिखाई देता है। जल रंध्र एवं पत्तियों के संबंधित कोशिकाएं क्या क्या होता है, देखो एपिडर्मिस हमको पता है, एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है, एपिडर्मिस के अंदर जो होता है वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा पाया जाता है, जिससे पत्तियां क्या होती हैं, स्पॉन्जी मोटी होती है थोड़ी। फिर ठीक है, जाइलम ट्रैकिट्स पाया जाता है, फिर जाइलम ट्रैकिट्स का इस प्रकार का गुच्छा पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है, हमको पता है। उसमें क्या पाया जाता है, इपीथेम। इपीथेम क्या होता है, जो छिद्र होता है उसके नीचे एक बड़ा वायु गुहा होता है, छिद्र के नीचे जिसे वाटर प्रोब बोलते हैं, उसके नीचे एक गुहा होता है जिसको क्या बोलते हैं, उसके चारों ओर पतली भित्तियों वाली स्पंजी मृदुता कोशिकाओं का समूह होता है, इसे क्या बोलते हैं, इपीथेम। इसमें जल के विभिन्न प्रकार के एंजाइम, अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल तथा खनिज पदार्थ आदि उपस्थित होते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं पत्ती की सतह से बूंद के जल वाष्पन पश्चात पत्तियों पर लवण के रूप में पाए जाते हैं। ये पदार्थ जो होते हैं वो पत्तियों के लिए हानिकारक भी होते हैं। पत्तियों के जल केवल उसी स्थान पर पाया जाता है जहाँ पर जाइलम वाहिकाओं का सीरा होता है या फिर बिंदु स्रावक होता है। कुछ घास एवं लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं, कुछ जो घास होंगे या फिर लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनमें रंध्र द्वारा जल जो होता है, रंध्रों द्वारा जल की बूंद ओस की बूंदों से अधिक चमकीली होता है और बिंदु स्रावण होता है, गटेशन की क्रिया होती है। बिंदु स्रावण और वाष्पोत्सर्जन में क्या अंतर होता है, तो जो बिंदु स्रावण होता है उसमें जल की बूंद निकलती है, वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, शुद्ध जल जो होता है वो जल वाष्प के रूप में निकलता है ना। और जो जल बिंदु स्रावण होता है उसमें जल का बूंद जो होता है स्पष्ट दिखाई देता है। ये जल रंध्रों द्वारा देता है, ये किसके द्वारा, वात रंध्रों द्वारा होता है, या देर रात्रि के पश्चात प्रातः काल में होता है वह गटेशन जो होता है, और ये वाष्पोत्सर्जन होता है वो दिन में होता है। बिंदु स्रावण जो होता है इसके द्वार ही रक्षक कोशिकाओं में स्फीत होने की प्रक्रिया होती है। रंध्रों के रक्षक कोशिकाओं में स्लत और स्फीत होने की प्रक्रिया को क्रियाशील होती है, फलस्वरूप रंध्र बंद होता है एवं खुलता है। इस क्रिया में निष्कासित जल में खनिजों की प्रचुरता होती है। इसमें क्या होता है, निष्कासित जल जो होता है शुद्ध होता है वाष्पोत्सर्जन में। बिंदु स्रावण जो होता है मूल दाब रात्रि में अधिक होने के कारण यह क्रिया होता है, इसका मूल दाब से कोई संबंध नहीं होता। बिंदु स्रावण जो होता है उसके दर में वृद्धि होने के कारण पौधे मुरझाते नहीं हैं, जबकि वाष्पोत्सर्जन वृद्धि का अगर दर अधिक हो जाता है तो पौधे जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं। फिर है रस त्रावण, ब्लीडिंग या फिर गटेशन। रस त्रावण क्या होता है, जब पौधा जो होता है वो कटता है कहीं भी किसी भी भाग से, वहाँ से पानी निकलता है, उसको बोलेंगे। बिंदु स्रावण जो होता है पौधों के तटों द्वारा कॉर्नर से जो होता है उसको बोलते हैं। इस क्रिया में कोशिका रस अधिक मात्रा में निकलता है और कोशिका रस कम मात्रा में, बिंदु स्रावण में कोशिका रस कम मात्रा में निकलता है। चालनी की नलिकाओं में उत्पन्न दाब से होता है, जाइलम में उत्पन्न दाब से नहीं होता है। इसमें हाइड्रोथोट्स भाग नहीं लेते हैं रस त्रावण में, जबकि बिंदु स्रावण में हाइड्रोथोट्स द्वारा होता है। फिर है आपका नेक्स्ट टॉपिक रंध्र, स्टोमेटा। पत्तियों के जो रंध्र होता है पत्तियों तथा तना के बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जो परवलाकार छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। यह दो प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है, दो प्रकार की कोशिकाओं से घिरा होता है, जिसके क्या बोलते हैं, रक्षक कोशिका कहते हैं।
द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं उनमें रक्षक कोशिकाएं जो होती है वो किडनी शेप्ड होता है। किस प्रकार का होता है? किडनी शेप्ड होता है। जबकि एक बीजपत्री पौधे में क्या होता है? ये डंबल आकार का होता है। ये क्या होगा? द्विबीजपत्री में इस प्रकार का शेप दिखाई देगा उसमें, द्विबीजपत्री में, डाइकॉट में। और मोनोकॉट में किस प्रकार का दिखाई देगा? डंबल आकार का दिखाई देगा, इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है। रक्षक कोशिका रंध्र की ओर होने वाली अर्थात बाहरी कोशिका जो होती है भित्ति जो होती है मोटी होती है और अप्रत्यास्थ होती है। कैसी होती है? बाहरी कोशिका भित्ति मोटी और अप्रत्यास्थ। प्रत्येक रक्षक कोशिका में कोशिका द्रव्य जो होता है, प्रत्येक जो रक्षक कोशिका होता है उसमें कोशिका द्रव्य होता है। केंद्रक बहुत से क्लोरोप्लास्ट एवं एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। जो केंद्रक होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्या होता है? एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। जो रक्षक कोशिका होते हैं उसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसके साथ साथ एक बड़ी रिक्तिका भी पाई जाती है। ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया स्टोमेटा। इसके स्टोमेटा के बाद जो होता है वो गार्ड सेल रक्षक कोशिकाएं बोलते हैं और ये होता है सब्सिडियरी सेल। ठीक है। ये इस डायग्राम को आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये सहायक कोशिकाएं रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया में रक्षक कोशिकाओं की सहायता करती है। रंध्रों का खुलना और बंद होना कब होता है? तो रंध्र जो होते हैं उनकी औसत लंबाई जो होती है 20 से 28 तथा चौड़ाई जो होती है 30 से 10 सेंटीमीटर होती है, मिलीमीटर होती है। रंध्रों के बंद होने और खुलने की प्रक्रिया जो होती है उनके जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं उनकी आशून्यता तथा फ्लैसिड स्फीत दशा पर निर्भर करती है। रंध्रों की जो रक्षक कोशिकाएं हैं वह अंदर की ओर भित्ति इनर वॉल मोटी होती है तथा बाहर की भित्ति जो होती है वो पतली होती है। जैसे ही रक्षक कोशिका जो होते हैं वो सहायक कोशिकाओं से, जो रक्षक कोशिका होते हैं वो सहायक कोशिकाओं से जल का अवशोषण करते हैं तो उसकी आशून्यता जो होती है उनमें वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण रक्षक कोशिकाओं की बाहरी पतली भित्ति में खिंचाव उत्पन्न होता है। इस खिंचाव के कारण क्या होता है कि आंतरिक मोटी भित्ति बाहर की ओर खिंचती है, जिसके कारण वह अवतल हो जाती है और रंध्र खुल जाता है। जब रक्षक कोशिका स्लित अवस्था में होती है, मतलब फ्लैसिड अवस्था में होती है, तो इनकी जो बाह्य भित्ति जो होती है वो अपनी पुरानी दशा में, पतली दशा में आ जाती है, जिस कारण जो अंदर की भित्ति होती है उनमें खिंचाव नहीं रह पाता, जो अंदर की भित्ति होगी उनमें खिंचाव नहीं रह पाता, इसलिए वह अंदर की ओर अपने पूर्व स्थान पर आ जाती है और रंध्र बंद हो जाता है। अधिकांश पौधों में रंध्र जो होते हैं वो दिन में खुलते हैं और दिन में खुलने वाले रंध्रों को क्या बोलते हैं? प्रकाशानुचालित रंध्र। क्या बोलते हैं? प्रकाशानुचालित रंध्र, फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। वृक्काकार कोशिकाएं जो होती है किसमें पाई जाती है? डाइकोट प्लांट में। और जो डमरू आकार की रक्षक कोशिका होती है इस प्रकार की दिखाई देती है वो किसमें मिलती है आपको? मोनोकॉट में। कुछ विशिष्ट प्रकार के पौधे जैसे कि नागफनी रंध्र में के रंध्र जो होते हैं दिन में बंद रहते हैं और रात्रि में क्या होते हैं? प्रकाश की अनुपस्थिति में जब प्रकाश नहीं होता है तब खुलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे रंध्रों को तिमिरानुचलित रंध्र, स्क्वाटिव एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। रंध्रों का अलग आकार जो होता है वो अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है। रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो दर होती है वो सुबह से रात्रि में अलग अलग विभिन्नताएं प्रदर्शित करती है। रंध्रों की दैनिक कालिता अगर देखेंगे तो इसका जो शेप होता है या फिर जो खुलने और बंद होने की प्रक्रिया होती है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। इसकी जो डेली पीरियोडिसिटी बोलते हैं, जो दैनिक कार्यक्रम जो होता है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है। जिसमें क्या होता है? सूर्यास्त के पश्चात सूर्योदय से पहले तक रंध्र प्रायः बिल्कुल बंद रहते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है तब और सूर्योदय जब होता है, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच का जो ड्यूरेशन होता है तो जो रंध्र होते हैं वो बंद रहते हैं। वाष्पोत्सर्जन एवं रंध्रों के खुलने की प्रक्रिया सूर्योदय से ही प्रारंभ होती है। आरंभ में वाष्पोत्सर्जन जो होता है नगण्य होता है। जब धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होती है पूर्वाह्न में 10 से 11 बजे के आसपास रंध्र जो होते हैं वो पूर्णतः खुल जाते हैं तथा इस समय को सर्वोच्च वाष्पोत्सर्जन होता है। उच्च वाष्पोत्सर्जन होते रहने से अंततः पत्तियों के मेसोफिल कोशिकाओं का आसन्न दाब घट जाता है, क्योंकि बढ़ते वाष्पोत्सर्जन के दर के अनुरूप जड़ जो होता है वो जड़ द्वारा जल अवशोषण की दर, जो जड़ जो होता है उसका जो जल अवशोषण की दर होती है वो नहीं बढ़ पाती, जिसके फलस्वरूप 11 बजे के बाद से 1 बजे के बीच, जब 11 बजता है फिर 1 बजे जब होता है तो कोशिकाएं जो होती है वो फ्लैसिड हो जाती हैं तथा रंध्र बंद हो जाते हैं। 1 से 3 बजे के बीच धीरे धीरे जल अवशोषण के कारण जो कोशिकाएं होती है वो पुनः आसन्न होना शुरू होती है, मतलब वो धीरे धीरे रंध्र खुलना शुरू होते हैं। इस समय फिर वाष्पोत्सर्जन की तीव्र गति होने लगती है। प्रकाश की गूढ़ता, जब प्रकाश की क्वालिटी और इंटेंसिटी तीव्रता में कमी होती है तो 4 बजे के आसपास तथा उसके बाद रंध्र जो होता है वो धीरे धीरे बंद होने लगता है, यानी वाष्पोत्सर्जन की दर में क्रमशः कमी आने लगती है।
रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि। परासरण दाब पहला है ऑस्मोटिक थ्योरी, परासरण दाब। यह सिद्धांत जो होता है वॉन मॉल के द्वारा लिया गया था। वॉन मॉल के अनुसार जो रक्षक कोशिकाएं होती है क्लोरोप्लास्ट द्वारा प्रकाश संश्लेषण, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान परासरणीय रूप से सक्रिय होते हैं, सक्रिय पदार्थों का निर्माण किया जाता है। ये पदार्थ जो होते हैं रक्षक कोशिका के परासरण दाब को बढ़ा देते हैं। जो रक्षक कोशिकाएं पाई जाती है स्टोमेटा की, ये स्टोमेटा है, उसके साइड साइड में जो रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं उसको बढ़ा देती है। बढ़े परासरण दाब के कारण रक्षक कोशिकाओं में सहायक कोशिकाओं का जो जल होता है, जब परासरण दाब के कारण क्या होता है, जो रक्षक कोशिकाएं होती है उनमें सहायक कोशिका जो होती है रक्षक कोशिकाओं के साथ उनके जल का अंतःपरासरण होता है, जिसके कारण रक्षक कोशिकाएं आसुन्न हो जाती है तथा क्या होता है, रंध्र जो होता है वो खुल जाता है। रात्रि में ये दो पदार्थ श्वसन की क्रिया में प्रयुक्त होते हैं, अतः रक्षक कोशिकाओं का परासरण दाब घट जाता है। जो रक्षक कोशिकाएं हैं उनका परासरण दाब घट जाता है। परासरण दाब कम होने के कारण जो रक्षक कोशिकाओं से जल जो होते हैं परासरण द्वारा सहायक कोशिकाओं में चला जाता है तथा रंध्र बंद हो जाते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषणीय सिद्धांत भी कहते हैं। फिर दूसरा है आपका स्टार्च शर्करा या परिवर्तन सिद्धांत। इस सिद्धांत के द्वारा लॉयड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सायरे नामक वैज्ञानिक का मानना है कि कम पीएच में क्षारीय माध्यम में होने पर जो रंध्र होता है वो खुलता है और अधिक पीएच जब होगा तो रंध्र बंद हो जाता है। स्टीवर्ट नामक वैज्ञानिक ने माना कि रक्षक कोशिकाएं जो ग्लूकोज मोनोफॉस्फेट का परिवर्तन अगर ग्लूकोज एवं अकार्बनिक फॉस्फेट में होता है तो उसका परासरण दाब बढ़ जाता है। इस सिद्धांत को रंध्र के खुलने एवं बंद होने की व्याख्या कैसे किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, देखते हैं। जब दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड से शर्करा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, जब दिन होता है तो रक्षक कोशिकाएं जो होते हैं वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड से शर्करा का निर्माण करते हैं तथा संचित स्टार्च या मंड भी फास्फोराइलाइज एंजाइम की उपस्थिति में शर्करा में परिवर्तित हो जाते हैं। यह क्रिया क्षारीय माध्यम में होती है क्योंकि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकतर भाग का उपयोग शर्करा बनाने में होता है। जब दिन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा उपयोग किसके लिए होता है, शर्करा बनाने के लिए होता है। शर्करा बनने में रक्षक कोशिकाओं के रस सेव का सांद्रण क्या होता है, जो बढ़ जाता है, जिससे ये कोशिकाएं संलग्न सहायक कोशिकाओं से परासरण की क्रिया के द्वारा जल अवशोषित करती है तथा अंत में स्फीत हो जाती है। रक्षक कोशिकाओं के आसुन्न होने से जो रंध्र होता है वो खुलने लगता है और वाष्प एवं गैसों का आदान प्रदान स्टार्ट हो जाता है। फिर जब रात होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो जो कार्बन ऑक्साइड होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण नहीं हो पाता तो ये गैस बनाता है जो कि जल से मिलकर क्या बनाता है, कार्बनिक अम्ल H2CO3 बनाता है जो स्टार्च को शर्करा स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रियाओं के होने के कारण रक्षक कोशिका का माध्यम जो होता है, रक्षक कोशिकाओं का माध्यम अम्लीय हो जाता है। इसके साथ साथ उपस्थित शर्करा जो होता है फास्फोराइलेज एंजाइम द्वारा स्टार्च में बदल जाती है। इससे कोशिका रस की सांद्रता जो होती है वो कम हो जाती है और तथा रक्षक कोशिकाओं से पानी जो होता है वही परासरण द्वारा संलग्न कोशिकाओं में चला जाता है। ऐसी स्थिति के कारण क्या होता है कि कोशिकाएं जो होती है फ्लैसिड होती है तथा रंध्र बंद हो जाता है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है रुक जाती है। इसी संदर्भ में जेलिस्ट्रिच का मानना है कि कार्बन ऑक्साइड की अगर सांद्रता कम होती है तो रक्षक कोशिकाएं प्रकाशीय श्वसन द्वारा ग्लाइकोलिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। ये ग्लाइकोलिक अम्ल जो होते हैं उनके उत्पादन में पश्चात घुलित कार्बोहाइड्रेट में बदल जाते हैं जो रक्षक कोशिकाओं के परासरण दाब को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। रंध्र के खुलने का कारण बनता है, इसे ग्लाइकोलेट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कुछ पौधों में दिन में रंध्र बंद रहता है तथा रात में खुलता है। कुछ पौधे जो होते हैं उनमें क्या होता है, जो दिन होता है उसमें रंध्र बंद रहता है और रात में खुलता है। इसकी व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा हम नहीं कर पाते। एक बीजपत्रीय पौधों के रक्षक कोशिकाओं में स्टार्च का निर्माण भी नहीं होता है। क्लियर, ये है इसकी क्रियाविधि हम लोगों ने जो पढ़ा अभी। फिर है आपका सक्रिय K+ पोटेशियम आयन परिवहन सिद्धांत। इस सिद्धांत को ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है ना एग्जाम में। लेविट ने प्रस्तुत किया। इसका विस्तृत व्याख्या किसने किया, फ्यूजन, जिनो एवं फीसर को जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार के आयन का रक्षक कोशिकाओं के अंदर जाने से, के आयन जो होता है उसका रक्षक कोशिकाओं के अंदर जाने और बाहर आने के कारण जो रंध्र होते हैं वो खुलते हैं और बंद होते हैं। जो पोटेशियम आयन होता है वो अंदर जाता है या फिर बाहर आता है, उससे रंध्र खुलते और बंद होने का सिद्धांत इसको बताया गया है। इसमें बताते हैं कि जो रक्षक कोशिकाएं होते हैं उनमें क्या होता है, मैलिक अम्ल का संश्लेषण होता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है या फिर
संरक्षित स्टार्च के बनने से होता है। तो मैलिक अम्ल जब विघटित होता है तो H एवं मैलेट आयन HCO3 बनाते हैं। H आयन जो होता है वो रक्षक कोशिकाओं के बाहर की ओर गति करते हैं तथा उसके बदले में K+ आयन आते हैं। H+ एवं K+ आयनों की अदला बदली में लगने वाली ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ATP से प्राप्त होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। जब K की सांद्रता, जब कोशिकाओं रक्षक कोशिकाएं उनमें पोटेशियम आयन की सांद्रता जब बढ़ जाती है तो उसका परासरण दाब जो होता है वो भी बढ़ जाता है, जिससे संलग्न सहायक कोशिकाओं में अंतःपरासरण द्वारा जल कोशिकाओं रक्षक कोशिकाओं में पहुंचता है, जिसे रक्षक कोशिकाओं की आसुन्नता बढ़ जाती है तथा जो रंध्र होते हैं वो खुल जाते हैं। इस प्रकार से इसका अगर हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे तो पहले प्रकाश जब आता है रक्षक कोशिका में तो जो मैलिक अम्ल होते हैं वो बनता है। मैलिक अम्ल का जब क्या होता है H आयन में एवं मैलेट आयनों में विघटित होता है, जिससे H आयन का बहिर्गमन होता है और K आयन जो पोटेशियम आयन जो होता है वो अंदर आता है। तो रक्षक कोशिका में पोटेशियम तथा मैलेट आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो परासरण दाब बढ़ जाता है, जिससे रक्षक कोशिका में क्या होता है, जल का अंतःपरासरण द्वारा प्रवेश होता है। फिर रक्षक कोशिका का आसुन्नता अर्थात स्फीत हो जाता है और उससे रंध्र खुल जाता है। ये है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर है खनिज लवणों का अवशोषण, एब्जॉर्बेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट। पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए खनिज एवं अति आवश्यक खनिज तत्व भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, लेकिन ये तत्व जो होते हैं वो पौधों को उसी रूप में अवशोषित नहीं होते, बल्कि इन्हें विभिन्न प्रकार के लवणों के रूप में अवशोषित किया जाता है। तो इस तत्व, ये जो सारे तत्व कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं, मृदा से मिलते हैं, जबकि पौधे की जो जड़ें होती है वो खुद सीधे संपर्क में होती है, अतः इसका अवशोषण इन्हीं जड़ों के माध्यम से मृदा विलयन से किया जाता है। अवशोषित किए जाने वाले खनिज पोषक तत्व जो होते हैं पौधों में विभिन्न भागों तरह स्थानांतरित किए जाते हैं। क्या करते हैं? जो अनावश्यक खनिज तत्व होते हैं उनको स्वतंत्र आयनों या लवणों के रूप में मृदा से अवशोषित करता है जो पौधा होता है, और जो पौधों को खनिज प्राप्त होने के बाद क्या होता है, इसको खनिज लवणों का अवशोषण होता है। ये जो खनिज तत्व होते हैं मृदा के जल में घुले रहते हैं। जो खनिज तत्व होते हैं कहाँ घुले रहते हैं? मृदा के जल में। खनिज तत्वों के अवशोषण से कम समय में उन तत्वों के आयन अथवा अणु द्वारा विलयन से जड़ों द्वारा एक चयनीकृत रूप से सिलेक्टिवली कार्य करने वाली झिल्ली जो होती है उसके माध्यम से जो खनिज तत्व होते हैं वो अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। पादप कोशिका के अंदर और बाहर इन आयन, जो पादप कोशिका होता है तो इन आयनों की गति या प्रवाह को स्थानांतरण या फ्लक्स कहते हैं। अवशोषित किए गए जो खनिज लवण जो होते हैं वो अलग अलग आवेश, अलग अलग चार्ज के होते हैं। कोई प्लस आयन, कोई कैट आयन होता है, कोई एन आयन होता है ना। प्लस वाले चार्जों को क्या बोलते हैं? कैट आयन बोलते हैं। जो माइनस चार्ज वाले होते हैं उनको एन आयन बोलते हैं। मृदा में पाए जाने वाले सामान्य कैट आयन Mg, Fe, Mn, Co, Zn, Cu, K एवं Ca तथा एन आयन जो है Bs, Cl और P होते हैं। इनकी क्रिया विधि क्या होती है कि तत्वों को मृदा से प्राप्त होता है। इन तत्वों में अवशोषण पानी के साथ किया जाता है। पौधों के खनिज तत्वों में जो अवशोषण होता है उसके लिए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? ऊर्जा की भागीदारी के आधार पर दो समूहों में बांटा गया है। पहला है निष्क्रिय अवशोषण, फिर दूसरा है सक्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण ऐसा होता है कि इसमें कोशिका का जो ऊर्जा होता है उसको व्यय करना नहीं पड़ता है। इस आधार पर इसको समझाने के लिए अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से पहला सिद्धांत है विसरण सिद्धांत। यह सिद्धांत जो इस आधार पर आधारित है कि इसमें भित्ति जो होता है पूर्ण रूप से पारगम्य होता है, परमिएबल होता है। मिट्टी में घुले हुए जो लवण होते हैं उनके आयन जो होते हैं वो सांद्रण प्रवणता के आधार पर मिट्टी से जड़ की कोशिकाओं में विस्तृत होते हैं। यह अवशोषण लगातार होता है। यह अवशोषण क्या होगा? लगातार होता है। प्रायः यह देखा गया कि जब जड़ों का कम सांद्रता वाले घोल में रख दिया जाता है, कम सांद्रता वाले घोल में रखेंगे तो फिर अधिक सांद्रता वाले घोल में रखा जाता है तो खनिज लवणों का अवशोषण जो होगा कम सांद्रता वाले क्षेत्र में रखेंगे पहले, फिर जब उसको अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में रखेंगे तो जो अवशोषण होता है खनिज लवणों का वो बहुत ज़्यादा होता है। इसको बोलते हैं विसरण सिद्धांत। फिर है फैसिलिटेड विसरण। इसमें किसी वाहक की मध्यस्थता होने से आयनों का जो निष्क्रिय अवशोषण होता है उसको क्या बोलेंगे? फैसिलिटेड विसरण कहते हैं। इसमें क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली जो उपस्थित होता है उसमें से प्रोटीन के अणु वाहक की भांति आयनों के अणुओं को प्लाज्मा झिल्ली के अंदर आर पार स्थानांतरित करते हैं। इस प्रकार का विसरण जो होता है प्रायः सांद्रण प्रवणता के उत्पन्न होने पर ही होता है तथा इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा का व्यय नहीं होता। फिर है द्रव्य प्रवाह परिकल्पना, मास फ्लो थ्योरी। इसको क्रैमर तथा रसेल एवं बार्बर के अनुसार पौधे जो होते हैं वो अपनी जड़ों में वाष्पोत्सर्जन के पानी के द्रव्यमान प्रवाह के साथ साथ जो पानी का द्रव्यमान प्रवाह होता है उसके साथ साथ खनिज आयनों का भी अवशोषण करते हैं। लोपुंसिकी
ने टमाटर के शीर्ष विहीन पौधे पर कार्य करते समय पाया कि वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है उनमें वृद्धि होने पर, जब वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होती है तो अवशोषण की दर जब होती है तो खनिज लवणों में क्या होता है, अवशोषण की दर में वृद्धि हो जाती है। हालांकि पानी के द्रव्यमान प्रवाह के साथ कुछ आयन जो होते हैं वो जड़ में प्रवेश करते हैं, लेकिन आधुनिक खोजों के आधार पर इस तथ्य को स्वीकार करना उपयुक्त नहीं है। आयन विनिमय सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार पौधे जो होते हैं वो खनिज तत्वों अवशोषण उनके आयनों के रूप में करते हैं। चूंकि ये आयन धन आवेशित तथा ऋण आवेशित होते हैं, अतः कोशिका के अंदर उपस्थित जो कैट आयन अथवा एन आयन जो होता है वो बाहर के विलयन में उपस्थित एन आयन अथवा कैट आयन के द्वारा स्थापित होते हैं। ठीक इसी प्रकार की क्रिया जो होती है मृदा विलयन एवं क्ले मिसेल्स के मध्य होता है। उदाहरण है कि आपका बाहर मिट्टी के घोल में उपस्थित कैट आयन जो होता है वो जड़ की कोशिकाओं में अधिशोषित एच आयनों से विनिमय करता है। इस प्रकार एन आयन का विनिमय ओ एच आयनों से हो सकता है। देखो क्या होता है कि ये जो रूट होता है इसका आयन के अवशोषण संपर्क विनिमय विधि द्वारा अगर देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि विनिमय करता है H+ और क्ले मिसेल्स में क्या होता है, पोटेशियम आयन होता है और रूट में क्या होता है, H+ आयन होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज मतलब क्या होता है, एक दिया और एक ले लिया, इस प्रकार का। ठीक है, फिर दूसरा है कि विनिमय में कार्बनिक अम्ल का विनिमय क्या होता है कि CO2 बाहर निकलता है यहाँ से, और जब वातावरण से H2O आता है, जल आता है मतलब सॉइल से, तो ये क्या होता है, दोनों मिलते हैं। फिर ये क्ले का पोटेशियम होता है, इन दोनों से मिलकर ये फिर से वहाँ आयनों के रूप में, लवणों के रूप में अवशोषित कर लिए जाते हैं। आयन विनिमय सिद्धांत को फिर से समझना, इनकी क्रियाविधि जो उनका प्रोसेस होता है उसको समझाने के लिए फिर से दो सिद्धांत दिए गए हैं, संपर्क विनिमय सिद्धांत और कार्बनिक अम्ल विनिमय सिद्धांत। अभी हम लोगों ने देखा ये है संपर्क विनिमय सिद्धांत, जिसमें क्या करते हैं, एक क्ले का मिसेल का पोटेशियम एक आयन होगा और एक रूट का आयन जड़ जो होता है उसमें का एक आयन निकलेगा, वो दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर विनिमय सिद्धांत भी हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर आपका है डोनन संतुलन सिद्धांत। डोनन संतुलन सिद्धांत के अनुसार कोशिका जो होती है उसके अंदर या अविसरणशील आयनों की सांद्रता अधिक रहती है। अंदर क्या होगा, स्थिर होगा तथा अविसरणशील आयनों की सांद्रता अधिक रहती है। तब उन्हें क्या होता है, संतुलित करने के लिए विपरीत आवेश वाले आयनों की आवश्यकता पड़ती है। संतुलित करने के लिए क्या होता है, विपरीत जो आयन होते हैं उसकी आवश्यकता होती है। अगर कोई कोशिका झिल्ली के अंदर एन आयनों एवं एक निश्चित सांद्रता का साम्यावस्था इक्विलिब्रियम स्थापित करने के लिए कैट आयनों का जो क्या करता है, सामान्य विनिमय अधिक मात्रा में अवशोषण हो जाता है। इसलिए कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है, जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर उपस्थित विलयन में कैट आयनों की जो सांद्रता है वो बाह्य विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। जो कैट आयन में विलयन में क्या होता है, सांद्रता जो होती है वो बाह्य विलयन जो होता है उसकी अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। साम्यावस्था को, इस अवस्था को क्या बोलते हैं, डोनन संतुलन सिद्धांत। डोनन संतुलन सिद्धांत को इस प्रकार के समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, कोशिका के अंदर धनात्मकों की संख्या बटे कोशिका के बाहर ऋणात्मकों की संख्या, या फिर कोशिका के बाहर धनात्मकों की संख्या या कोशिका के अंदर ऋणात्मकों की संख्या के आधार पर इस समीकरण को हम लोग बता सकते हैं। फिर है दूसरा आपका सक्रिय अवशोषण। हीबर नामक वैज्ञानिक और नाइटेला नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, जल में जो शैवाल होते हैं उनमें कोशिकाओं में जो K+ आयन होता है उसकी सांद्रता अगर बाहर की जल में देखेंगे तो 1000 गुनी अधिक होती है। फिर भी इसमें K+ आयनों का अवशोषण सांद्रण प्रवणता के विपरीत दिशा में अर्थात बाह्य माध्यम से कोशिका के अंदर माध्यम में होता है। चूंकि यहाँ पर विचरण करने वाले आयनों की जो सांद्रता होती है कोशिका के अंदर होती है, अतः सांद्रण प्रवणता के विपरीत आयनों के अवशोषण हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। श्वसन के दौरान मुक्त ऊर्जा इस क्रिया में काम आती है। इस प्रकार उपापचयी ऊर्जा के व्यय होने से पहले अवशोषण की क्रिया सक्रिय लवण अवशोषण कहा जाता है। ऐसे बहुत प्रमाण है जिससे स्पष्ट होता है कि आयनों के अवशोषण में, जब आयनों का अवशोषण होता है तो उपापचयी ऊर्जा का उपयोग होता है। पहला है आपका श्वसन के दर में वृद्धि होने से कोशिकाओं में लवणों के जमाव के दर में वृद्धि हो जाती है। श्वसन निरोधकों के उपयोग से लवणों के अवशोषण की दर रुक जाती है। O2 की सांद्रता में कमी होने से क्या होता है, खनिजों के अवशोषण, जब O2 की सांद्रता जो होती है कम होती है तो खनिजों के अवशोषण की दर कम होती है। अवशोषित किए गए खनिज जो होते हैं पौधे के विभिन्न भागों में वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के साथ साथ स्थानांतरित हो जाते हैं। सक्रिय अवशोषण के सिद्धांत को समझाने के लिए निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है कैरियर सिद्धांत, दूसरा है साइटोक्रोम पंप परिकल्पना। कैरियर सिद्धांत क्या होता है कि इस कैरियर सिद्धांत को वॉन डेन हॉबर्ट ने सर्वप्रथम आयनों के सक्रिय अवशोषण में वाहक यौगिकों कैरियर कंपाउंड्स की भूमिका का वर्णन किया है। इसमें क्या करते हैं, देखो
इस सिद्धांत के अनुसार प्लाज्मा कला जो होता है वो स्वतंत्र आयनों के प्रति अपारगम्य होते हैं। प्लाज्मा कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो स्वतंत्र आयनों के लिए अपारगम्य होते हैं, मतलब प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होता है उसे कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं आ सकती। लेकिन कुछ यौगिकों के लिए क्या होता है कि वो वाहक की भांति कार्य करते हैं और आयनों के साथ संयोजन कर कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जो कला के दूसरी ओर जा सकते हैं। देखो ये क्या करता है कि यहाँ पे देखो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या करेगा कि यहाँ से कुछ भी चीज़ चला जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो कुछ चीज़ों के लेके क्या करता है वो कैरियर बना लेता है। जैसे यहाँ से यह प्लस आ गया, यहाँ पे घुसा लिया इसको, ये प्लस आ गया, यहाँ पे इसको घुसा लिया, ठीक, इसको एंटर करा लिया, इससे क्या बन गया, कैरियर कंपाउंड बन गया। अब कैरियर कंपाउंड बनने के बाद क्या होता है कि जो कैरियर कॉम्प्लेक्स होता है उसको यहाँ से ले जाके यहाँ पे फिर से ट्रांसफर कर देता है, तो आयन रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो माध्यम के थ्रू जो बाहर निकल जाता है उसको बोलेंगे कैरियर सिद्धांत। फिर है साइटोक्रोम परिकल्पना। इसके अनुसार जब पौधे के पानी से लवण के विलयन में स्थानांतरित किया जाता है, जो पौधे का पानी होता है उसको लवण के विलयन में स्थानांतरित किया जाता है तो उसमें श्वसन की दर बढ़ जाती है। श्वसन की दर बढ़ने से क्या होता है, एन आयन के अवशोषण का संबंध जो होता है श्वसन क्रिया से होता है, जिसके अवशोषण के कारण ही श्वसन के दर में वृद्धि होती है। इसे लवण प्रेरित श्वसन कहते हैं। उपयुक्त प्रेक्षणों के आधार पर लुंडीगर्धने ने निम्नलिखित निष्कर्ष कंक्लूजन निकाले। उन्होंने बताया कि जो एन आयन होता है वो कोशिका झिल्ली के आर पार सक्रिय रूप से स्थानांतरित किए जाते हैं। झिल्ली की बाह्य एवं आंतरिक सतह में ऑक्सीजन प्रवणता के कारण क्रमशः ऑक्सीकरण एवं अपचयन की क्रिया होती है। अगर साल्ट रेस्पिरेशन देखेंगे तो एन आयन अवशोषण दोनों ही क्रियाएं जो होती है साइनाइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा बंद हो जाती है। अतः यहाँ पर एन आयनों का अवशोषण साइटोक्रोम पंप के द्वारा होता है, जहाँ पर साइटोक्रोम एक वाहक की भांति कार्य करता है। जो साइटोक्रोम होता है किसकी भांति कार्य करता है, वाहक की भांति। इस सिद्धांत के अनुसार जो झिल्ली की आंतरिक सतह होती है उनमें एन आयनों के लगातार अवशोषण से उनकी सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण उत्पन्न विद्युत प्रवणता इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के परिणाम स्वरूप कैट आयनों का अवशोषण जो होता है वो निष्क्रिय रूप से होता है। कैट आयनों का अवशोषण किसके रूप में होगा, निष्क्रिय रूप से। इस प्रकार झिल्ली के अंदर एन आयनों और कैट आयनों के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। अगर इसकी आलोचना करेंगे तो देखते हैं कि यह सिद्धांत जो है केवल एन आयनों की सक्रियता को ही बताता है। यह सिद्धांत जो उपापचयी क्रियाओं के उपयोग को ठीक से समझाने में असमर्थ है। कभी कभी कैट आयन भी लवण श्वसन एवं लवण अवशोषण की दर में वृद्धि कर देते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण में अंतर जो है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या है कि इस प्रक्रिया में उपापचयी और सक्रिय में उपापचयी ऊर्जा का उपयोग होता है, इसमें उपापचयी ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। इसमें श्वसन की दर वृद्धि होने से सक्रिय अवशोषण वृद्धि हो जाती है, जबकि निष्क्रिय अवशोषण में क्या होता है, श्वसन की दर वृद्धि होने से अवशोषण की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभावहीन होता है। इस प्रकार अगर अवशोषण में आयनों का अवशोषण सांद्रण प्रवणता के विपरीत अर्थात कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर वाले विलयन की ओर होता है, जबकि निष्क्रिय अवशोषण जो होता है वो अवशोषण साधारण प्रवणता के साथ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के विलयन की ओर होता है। श्वसन को प्रेरित करने वाले पदार्थों के उपयोग से सक्रिय अवशोषण की दर में वृद्धि एवं श्वसन निरोधकों की उपस्थिति में अवशोषण की दर में कमी आ जाती है। श्वसन प्रेरक तथा श्वसन निरोधकों का जो निष्क्रिय अवशोषण होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आयन झिल्ली को किसी वाहक की सहायता से पार करते हैं, जबकि निष्क्रिय अवशोषण में क्या होता है कि झिल्ली के पार जाने के लिए किसी भी वाहक की आवश्यकता नहीं होती है। फिर है गुलित पदार्थों का परिगमन। जो पौधे जो होते हैं वो कार्बनिक या अकार्बनिक विलेयों का परिगमन जो करते हैं उसमें क्या होता है, विलेयों के साथ स्थानांतरण हमेशा जड़ से तने के शीर्ष पत्तियों तक वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न होने वाले खिंचाव के फलस्वरूप जड़ के रसारोहण के क्रम में ही होता है। पत्तियों में ये खनिज अर्थात अकार्बनिक तत्व जो होते हैं वो कार्बनिक विलेयों में क्या होता है, संश्लेषण में प्रयुक्त होते हैं। पत्तियों से ये फ्लोएम के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। पत्तियों से ये जो फ्लोएम होते हैं उसके द्वारा क्या होता है, पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचेंगे। रसारोहण जो होता है उसके समय जल की जो गति होती है वो औसतन 1 मीटर प्रति घंटा होती है। जब रसारोहण होता है तो 1 मीटर क्या जल की गति जो होती है 1 मीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 1 मीटर तक जल जो होता है वो अवशोषित होता है, जिससे पौधों की हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। यह सभी भोजन होता है, क्या होता है, यूनिवर्सल भोजन फूड बोलते हैं जिसको। पत्तियां तथा पौधों के अन्य भागों के भी उपापचयिक अभिक्रियाओं के संपादन के लिए कार्बोहाइड्रेट या भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। अतः अन्य भागों में पत्तियों से कार्बनिक पदार्थों का पहुंचना क्या होता है, आवश्यक होता है। फिर है अकार्बनिक विलेयों का स्थानांतरण क्या होता है, किसमें क्या होगा कि खनिज लवण या पादप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक
अकार्बनिक पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है उसको अकार्बनिक विलयों का स्थानांतरण कहते हैं। अकार्बनिक खनिजों का जाइलम द्वारा स्थानांतरण, इसमें क्या होता है कि जो जाइलम होते हैं वो जड़ से प्ररोह तक खनिज लवणों का एक रेखीय ऊर्ध्ववर्तीय प्रवाह को संभव बनाता है। इस वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है कि इसमें वाष्पोत्सर्जन किसके कारण होता है? खिंचाव के कारण होता है। स्टाउट एवं होएगलैंड ने विले के पादप में, सैलिक्स नामक पौधे के पादप में क्या किया? तने को 9 इंच तक के हिस्से में जाइलम और फ्लोए को, जो जाइलम और फ्लोएम है उसको क्या किया? सावधानी से काट के अलग कर दिया। दोनों के बीच क्या लगा दिया? पैराफिन, अलग अलग कर दिया दोनों को। फिर पैराफिन युक्त कागज को डाल दिया। पादप को 42 घंटे आइसोटोप वाले के 42 आइसोटोप वाले पोषक विलय द्वारा संचित किया। के 42 जो विलय था उसके साथ संचित किया। बाद में विश्लेषण के क्रम में समस्त जाइलम में के 42 का आइसोटोप जाइलम के शेप में मिला, अर्थात जाइलम द्वारा खनिजों का ऊर्ध्ववर्तीय संवहन होता है। मृदुतकों द्वारा खनिज लवणों का परिवहन। जाइलम जो होता है, जाइलम से फ्लोएम या कॉर्टेक्स में खनिज लवणों का जो स्थानांतरण होता है वो पैरेन्काइमा के द्वारा होता है। जाइलम से फ्लोएम या कॉर्टेक्स जो होता है उसमें खनिज लवणों का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। किसके द्वारा होता है? पैरेन्काइमा के द्वारा होता है। होएगलैंड एवं स्टाउट ने उपयुक्त प्रयोग के अवलोकन के क्रम में यह भी पाया कि पैराफिन शीट के ऊपर नीचे के 42 ट्रेसर तत्व की उपस्थिति जाइलम में भी तथा फ्लोएम में भी। इस अवलोकन से यह प्रमाणित हुआ कि जो जाइलम से फ्लोएम में पावय परिवहन है उसमें भी होता है। यह परिगमन जो होता है जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा अन्य पैरेन्काइमा कोशिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका फ्लोएम द्वारा अकार्बनिक लवणों का स्थानांतरण। इसमें क्या किया गया कि इसमें परिपक्व जो पत्ती है उसके प्ररोहाग्र में शूट एपेक्स की ओर क्या किया? पादप के अधरी अक्ष अर्थात ऊर्ध्वगामी एवं पश्चगामी भाग में, ऊर्ध्वगामी मतलब अपवर्ड ऊपर की ओर तथा पश्च मतलब पीछे की ओर भाग को क्या किया? गति के लिए जिम्मेदार होते हैं ऐसा बताया। इसमें बोला कि फ्लोएम के द्वारा जो अकार्बनिक पोषकों का स्थानांतरण होता है वो पत्तियों के विलगन, जब पत्ती टूटते हैं, जब पत्ती क्या होते हैं? पीले हो जाते हैं और टूट जाते हैं, उसको बोलते हैं विलगन, तो उसके ठीक पहले होता है। ठीक है, पत्तियों से मुख्य तना फ्लोएम के आने वाले जो खनिज लवण जो होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एवं विशेष परिस्थितियों में आयरन तथा मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीज एवं सिलिका जो होते हैं वो पत्तियों में रह जाते हैं। बाकी जो होते हैं आयरन वगैरह, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन वो क्या होते हैं? बाहर चले जाते हैं और बाकी चीज पत्तियों में रह जाते हैं। फ्लोएम से अकार्बनिक पोषकों का जो संवहन होता है वो ऊपर की ओर होता है। फिर है कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण। पौधों के कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण जो होता है वो 100 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से होता है। 1 घंटे में 100 सेंटीमीटर ही कार्बनिक पदार्थों का विलय होता है। इसके निर्माण स्थल से उपयोग स्थल तक ले जाने की क्रिया को कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण कहलाती है। इसमें क्या होता है कि आरोही स्थानांतरण होता है, अपवर्ड ट्रांसलोकेशन होगा। इसमें क्या होगा? बीजों के अंकुरण के समय जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके बीज से बनने वाले जो प्ररोह द्वारा क्या होते हैं? संचरित होते हैं। प्रकंद, कंद आदि के द्वारा भी वर्धा प्रसारण, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के समय अवरोही स्थानांतरण होता है। फिर है अवरोही स्थानांतरण। इसमें क्या होगा? डाउनवर्ड, ये तो हो गया अपवर्ड। अवरोही मतलब अक्रोही या नीचे, डाउनवर्ड नीचे की ओर होगा। इसमें क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण के क्रम में बनने वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं कार्बनिक विलय के रूप में फ्लोएम के द्वारा उपयोग स्थल से संग्रहण स्थल जहाँ पे स्टोरेज होता है वहां तक जाता है। फिर है पार्श्वीय रेडियल ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है? बीजों और फलों के निर्माण के समय भोज्य पदार्थों का पार्श्व दिशा में स्थानांतरण होता है पीछे की ओर। पित्त से कॉर्टेक्स एवं एपिडर्मिस के होने वाले स्थानांतरण को पार्श्व पित्त जो होता है, पित्त कहाँ पे होता है? बीच में होता है। फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एपिडर्मिस, इस जो क्रम में होगा उसको क्या बोलेंगे? पार्श्व रेडियल ट्रांसलोकेशन, या जो होता है मज्जा रश्मियों द्वारा संपादित होता है। फिर है स्थानांतरण की क्रियाविधि। कार्बनिक विलयों का फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण की व्याख्या जो होता है वो अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है विसरण परिकल्पना, डिफ्यूजन हाइपोथेसिस। मैसन एवं मास्केल नामक वैज्ञानिकों के अनुसार जो कार्बनिक विलय होते हैं उनका स्थानांतरण सामान्य विसरण के अनुसार ही होता है, लेकिन विसरण की जो दर होती है वो फ्लोएम में होने वाले स्थानांतरण की दर से कम होती है। क्या होता है? फ्लोएम में जो होने वाला स्थानांतरण होता है उसके दर से कम होता है। सन 1936 में मैसन एवं फिलिस ने विसरण परिकल्पना को रूपांतरित करते हुए सक्रिय विसरण परिकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया
उन्होंने कहा कि जो सक्रिय विसरण जो होता है वो श्वसन ऊर्जा के कारण तीव्र गति से होता है एटीपी के द्वारा, लेकिन वे दोनों इसका प्रायोगिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। दूसरा है आपका जीव प्रवाह परिकल्पना। यह परिकल्पना जो है डी ब्रिज नामक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया। कर्टिस ने के द्वारा भी यह समर्थित किया गया। इसके अनुसार जो कार्बनिक विलयन का स्थानांतरण होता है वो जीव द्रव्य के परिभ्रमण गति के कारण होता है तथा यह जीव द्रव्य भ्रमण जो होता है विचरण की प्रक्रिया के सम्मिलित प्रभाव से उत्पन्न होता है। यह परिकल्पना जो होता है चालनी तत्व से होकर कार्बनिक विलय के दो द्वितीय गमन की व्याख्या नहीं करती, लेकिन जीव द्रव्य प्रवाह की जो दर होती है 5 सेंटीमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि फ्लोएम से विलयों का स्थानांतरण 50 से 150 सेंटीमीटर प्रति घंटा का दर में होता है। द्विरेखीय प्रवाह जो होता है, थाइने ने कहा कि फ्लोएम के चालनी कोशिकाओं में ट्रांसल्यूटर स्ट्रैंड्स होते हैं तथा इसकी गति से उत्पन्न प्रवाह के कारण विलयों का गति होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर फ्लोएम के चालनी कोशिकाओं को इस प्रकार के स्ट्रैंड्स की उपस्थिति प्रमाणित नहीं होती। फेनस्म तथा स्पेनर ने विद्युत परासरणीय परिकल्पना को प्रस्तुत किया तथा कहा कि विलय के अणु K+ आयन के रूप में के साथ विद्युत प्रवणता की धनात्मक दिशा में गति करते हैं। इस सिद्धांत का भी प्रायोगिक निरूपण संभव नहीं हो सका। फिर है मुंच का द्रव्य प्रवाह या दाब प्रवाह परिकल्पना। मुंच ने बताया कि इस प्रकार परिकल्पना में प्रवर्तक मुंच का मानना है कि खाद्य पदार्थों अर्थात कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है वो निर्माण के स्थान से उपयोग करने वाले स्थान तक होता है। ठीक है, मुंच ने बताया कि जो चालनी कोशिकाएं सीव प्लेट जो होती हैं, नलिका जो होती हैं, उस जीव द्रव्य की प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा संबंधित होकर निरंतर तंत्र एक सिम्प्लास्ट बनाते हैं। विलयों का स्थानांतरण चालनी नलिकाओं के कोशिका रस के साथ स्फीत दाब से कम स्फीत दाब की एक मास के प्रवाह के रूप में होता है। मास का प्रवाह जो होता है वो उसके निर्माण में पत्तियों में दिन समय में प्रकाश संश्लेषण के निरंतर चलते रहने के कारण प्रकाश संश्लेषणीय उत्पाद के कारण होता है। इस प्रक्रिया का प्रयोग के लिए प्रदर्शन मुंच ने 2 बाल्बीय ऑस्मोमीटर को एक नलिका से जोड़कर एक ऑस्मोमीटर में उच्च सांद्रण में सुक्रोज का जो विलयन होता है उसको डाला तथा दूसरे में अल्प मात्रा में 2 नलिका लिया, उसमें उच्च सांद्रण वाले सुक्रोज का विलयन को डाला तथा दूसरे में क्या किया, अल्प सांद्रण देखा तो अल्प मात्रा में लिया। ठीक है, अल्प सांद्रण वाला लिया, देखा कि उच्च सांद्रण वाले विलयन में क्या होता है, परासरण दाब उत्पन्न होता है, जबकि उच्च सांद्रण वाले विलयन से निम्न सांद्रण वाले विलयन की ओर विसरण की प्रक्रिया होने लगी। इस प्रकार का स्थानांतरण क्या होता है, निष्क्रिय स्थानांतरण पेशी और ट्रांसलोकेशन का उदाहरण है। ये है इसका सैद्धांतिक परीक्षण। इसके पक्ष में प्रमाण क्या है कि पौधों की पत्तियों में हटा देने से धनात्मक सांद्रण प्रवणता समाप्त हो जाती है। जब एक काष्ठीय और शाकीय पौधों में मेखलीकृत काटते हैं, मतलब जो मिट्टी का जो थोड़ा सा ऊपर जो काटते हैं 8-10 इंच, तो उसके शीर्ष हिस्से से कटे हुए क्षेत्र से निकलने वाले रस में शर्करा युक्त घटक जो अधिक होता है। अगर अपेक्स ऊपर के भाग को काट देंगे तो उससे जो रस निकलता है उसमें शर्करा ज़्यादा होता है। अगर इसकी आलोचना देखेंगे तो यह एक रेखीय प्रवाह की व्याख्या करता है, द्विरेखीय प्रवाह की व्याख्या नहीं करता है। मूल तथा मेसोफिल कोशिकाओं के बीच परासरण दाब में अंतर को उस प्रकार से सत्यापित नहीं किया जा सकता जैसा कि इस परिकल्पना के अनुसार होना चाहिए। यह प्रक्रिया जो है निष्क्रिय स्थानांतरण की बात करता है। यह प्रक्रिया किसकी बात करता है, निष्क्रिय स्थानांतरण की। एटीपी की भूमिका के बारे में यह सिद्धांत जो है वो मौन प्रदर्शन करता है। इसका एक रेखीय प्रवाह जो है, देखो इसमें क्या किया है, एक लिया पाइप जिसमें एक सांद्रण ज़्यादा सांद्रण वाला उच्च सांद्रण वाला, एक में निम्न सांद्रण वाला लिया, लो कॉन्सेंट्रेशन वाला लिया, जिसमें ऑस्मोमीटर लगाया था, इंट्रक्शन किया, जिसमें से क्या हुआ, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर वो प्रवाह करना प्रारंभ कर दिया। कार्बनिक विलयों के स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है खनिज आयन, मिनरल एलिमेंट। इसमें क्या होता है, बोरान आयन शर्करा के स्थानांतरण के लिए आवश्यक होता है कि पोटेशियम तथा फास्फोरस आयनों की उपस्थिति भी विलय के स्थानांतरण में सहायक होता है। प्रकाश, हार्ट एवं उनके सहयोगियों के अनुसार प्रकाश अप्रत्यक्ष प्रभाव कार्बनिक विलयों के स्थानांतरण पर पड़ता है। यह काफ़ी प्रभावी कारक होता है। प्रकाश की अनुपस्थिति जब होती है, प्रकाश जब अनुपस्थित होता है तो कार्बनिक विलायकों की जो स्थानांतरण की दर होती है वो आधी हो जाती है। अल्प प्रकाश तीव्रता की स्थिति में जड़ से प्ररोध तक की वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में कार्बनिक विलायकों की आवश्यकता घट जाती है और स्थानांतरण की दर में कमी हो जाती है। फिर है श्वसन दर। श्वसन की दर बढ़ने से कार्बनिक विलायकों की यातायात जो होता है वो भी बढ़ता है तथा घटता है। इतना ही नहीं, वे सभी कारक जो श्वसन की दर को बढ़ाते कार्बनिक विलयों के स्थानांतरण की भी दर को बढ़ाते हैं। तापमान, टेम्परेचर, कम तापमान पर स्थानांतरण की दर जो होती है वो घट जाती है और अधिक तापमान पर
भी कम अधिक तापमान पर भी इसके लिए अनुकूल तापमान होता है 20 से 30 सेंटीग्रेड के बीच। इसके साथ ही हमारा ये जो पार्ट है, पार्ट 11 यहीं पे समाप्त होता है। आगे के लेसन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सीजी शिक्षा ऐप में। धन्यवाद।